हेलो दोस्तों, आज हम विक्की कौशल की छावा मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत 17वीं सदी के बेरहम निर्दयी और मुगलों के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब के दिल्ली दरबार से होती है, जिनके दरबार में हमें उनकी बेटी जीनत को दिखाया जाता है। दरबार में औरंगजेब का एक खास आदमी बताता है कि दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति शिवाजी अब इस दुनिया में नहीं रहा। शिवाजी के मरने की खबर सुनकर सारे दरबारी खुश हो जाते हैं, क्योंकि दक्कन की विजय में शिवाजी रोड़ा बना हुआ था। और तो और एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़कर आगरा के किले में नजरबंद किया था, लेकिन शिवाजी मुगलों को चकमा देकर वहां से भाग गया था। तब से ही मुगल शिवाजी के तलाश में थे। आगे औरंगजेब कहता है कि या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी, क्योंकि शिवा जैसा दुश्मन अब मुझे कहाँ मिलेगा। एंड फिर औरंगजेब मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशी में जश्न मनाने की घोषणा करता है। एंड फिर सीन गैर मुसलमानों से वसूले गए जजिया नाम के कर से मुगलों का बुरहानपुर वाला खजाना खूब भर रहा था। तभी हमें मुगल खजाने के संरक्षक खान जमान को दिखाया जाता है, जिनके कंधों पर मुगलों के सोने की खान कहे जाने वाली जगह बुरहानपुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। शिवाजी की मृत्यु से मुगल सेना आश्वस्त हो गई थी कि अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन जब खान जमान मालिश करवा रहा होता है कि तभी एक सैनिक चिल्लाकर कहता है कि हुजूर, मराठों ने हम पर हमला कर दिया है। हमले की खबर सुनते ही मुगलों की सेना में भगदड़ मच जाती है कि तभी हमें विक्की कौशल को सेनापति के लुक में दिखाया जाता है, जो हर हर महादेव की जय जयकार करके अपने साथियों के साथ मुगलों की सेना पर टूट पड़ते हैं। मुगलों की सेना का खात्मा करते हुए विक्की कौशल का सामना खान जमान से होता है, जो खान जमान से लड़ते हुए शेर के बाड़े में गिर जाते हैं, जिसे देखकर खान जमान खुश हो जाता है। लेकिन विक्की कौशल शेर का जबड़ा चीरकर उसे मार देती हैं। एंड फिर वे खान जमान समेत सारे मुगलों को पीटते हुए पूरे बुरहानपुर का खजाना लूटकर जय भवानी की जय जयकार करते हुए अपने साथियों के साथ सुरक्षित स्थान के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर रात में सारे खजाने को मराठा लोग रायगढ़ भेज देते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि विक्की कौशल छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी सईबाई के बेटे संभाजी हैं। एंड फिर संभाजी महाराज के मामा हम्बीर संभाजी से कहते हैं कि युवराज, आपके अंदर हमें आपके पिता शिवाजी की छवि दिखाई पड़ती है। आगे संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि ये जीत केवल एक जीत नहीं, बल्कि दहाड़ है, जो औरंगजेब के कानों में गूंजकर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अभी जिंदा हैं। बुरहानपुर की हालत देखकर औरंगजेब समझ जाएगा कि ये मराठों का अंत नहीं, बल्कि मुगलों के विनाश की शुरुआत है। हमारी लड़ाई स्वराज्य के लिए है, जिसका मतलब जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े राजा की तरह स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत करे। एंड फिर सीन संभाजी महाराज की सौतेली माँ सोयराबाई के दरबार का होता है, जिनके दरबारी उनसे कहते हैं कि राजमाता संभाजी का पराक्रम देखकर हमें लग रहा है कि छत्रपति का ताज हमारे रामराजे की जगह कहीं संभाजी को न मिल जाए, और अगर ऐसा हो गया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपको बता दें कि रामराजे संभाजी से 13 साल छोटा शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई का बेटा था। सोयराबाई का सपना था कि वो अपने बेटे रामराजे को मराठा साम्राज्य का अगला छत्रपति बनाएं। दरबारियों की बातें सुनकर राजमाता सोयराबाई संभाजी की कहानी बताती हैं कि जब मुगलों ने शिवाजी को आगरा के किले में कैद किया था तो उनके साथ युवराज संभाजी भी थे। हालांकि शिवाजी मुगलों को चकमा देकर नन्हे युवराज संभाजी के साथ वहां से भाग निकले, जिसके बाद दोनों इधर उधर भटक रहे थे। दूसरी तरफ औरंगजेब ने मुगल सैनिकों को आदेश दिया था कि किसी भी भेष में कोई बाप और बेटा नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लेना, जिस कारण एक दूसरे की सुरक्षा के लिए शिवाजी और संभाजी अलग अलग दिशा में निकल गए। लेकिन शिवाजी को डर था कि कहीं युवराज संभाजी पकड़े न जाएं। इसी डर से शिवाजी ने संभाजी का झूठा अंतिम संस्कार कर दिया और मुगलों को संभाजी के मरने का यकीन दिलाने के लिए पूरे दक्कन ने शोक मनाया था। इसलिए जो बचपन से छुप रहा है, भाग रहा है और बचने के लिए मर भी चुका है, तो उसके भाग्य में राजा बनना कैसे लिखा होगा,
इसलिए आप लोग तनिक भी चिंता मत करिए, राज्याभिषेक तो रामराजे का ही होगा। एंड फिर सीन संभाजी की पत्नी येसुबाई अथवा श्री सखी का होता है, जो युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद संभाजी की आरती उतार रही होती हैं। एंड फिर हमें औरंगजेब के दरबार को दिखाया जाता है, जहां एक दरबारी बताता है कि मराठों ने बुरहानपुर पर आक्रमण करके मिट्टी के अलावा सब कुछ लूट लिया है। मराठों के हमले की खबर सुनकर सारे दरबारी हंसने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कौन ऐसा मराठा पैदा हो गया है जो मुगलों के ऊपर आक्रमण कर सकता है। आगे वो दरबारी बताता है कि दक्कन के उस तूफान का नाम संभाजी भोसले है। संभाजी भोसले का नाम सुनकर औरंगजेब सोच में पड़ जाता है कि ये वही युवराज है जिसे मैंने शिवाजी के साथ कैद किया था। शिवाजी तो मर गया, लेकिन उसने अपनी सोच जिंदा छोड़ दी। एंड फिर औरंगजेब अल्लाह से प्रार्थना करता है कि या खुदा हमारे दक्कन पहुंचने तक संभाजी की जान महफूज रखना। एंड फिर सीन संभाजी के राज्याभिषेक का होता है, जहां उन्हें शिवाजी की गद्दी पर बैठाते हुए छत्रपति की पदवी दी जाती है। एंड फिर सीन संभाजी महाराज के साथ सलाहकारों सेनापतियों के भोज का होता है। भोज के दौरान ही संभाजी अपने दरबारी कवि चंदोगामात्या से कहती हैं कि एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, जिस पर छंदोगामात्या महाराज से कहती हैं कि इसमें भी जीत आपकी होगी महाराज। आगे छंदोगामात्या कहती हैं कि महाराज हम नमक की तरह हैं, जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिएगा। भोज में ही श्री सखी के दोनों भाई गौड़ो जी और कौड़ो जी संभाजी महाराज से विनती करती हैं कि महाराज हम चाहते हैं कि गिरिकांड के प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी हमको सौंप दी जाए, जिससे कि हम अपने राज्य की जिम्मेदारी स्वयं निर्वहन कर सकें, बार बार आपसे आज्ञा न लेनी पड़े। और तो और गिरिकांड की जिम्मेदारी हमारे दादा को देने का वचन तो शिवाजी महाराज ने ही किया था। जिस पर श्री सखी कहती हैं कि महाराज तो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सबको अलग अलग राज्य दे दिया जाएगा तो स्वराज्य टूटकर बिखर जाएगा और दक्कन एकदम से कमजोर हो जाएगा। श्री सखी की बातें सुनकर गौड़ो जी कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दादाजी झूठे हैं या तो शिवाजी महाराज झूठे हैं। गौड़ो जी की ये बात सुनकर संभाजी महाराज उन पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। एंड फिर सीन राजमाता का होता है, जिनके दरबारी संभाजी के छत्रपति बनने से काफ़ी दुखी थे, जिस पर राजमाता बालाजी से कहती हैं कि बालाजी छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करिए, क्योंकि अब उसे मरना होगा। जिसके बाद हमें एक गुप्तचर को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे गुप्तचर को कोई सूचना देता है। एंड फिर सीन छत्रपति संभाजी महाराज के दरबार का होता है, जहां महाराज को सूचना मिलती है कि औरंगजेब का बेटा अकबर संभाजी से मिलना चाहता है। वहीं हमें पता चलता है कि अकबर अब औरंगजेब का शत्रु बन चुका है। आगे संभाजी के दरबार में बहिर जी नाम का गुप्तचर आता है, जो महाराज से बताता है कि महाराज 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी लेकर औरंगजेब दक्कन की तरफ बढ़ रहा है, आप सतर्क रहिए। एंड फिर सीन अकबर के काफिले का होता है, जिससे मिलने संभाजी जाते हैं। मुलाकात के दौरान अकबर संभाजी से बताता है कि मैं आपकी सहायता से अपने पिता औरंगजेब का सर काटकर गद्दी पर बैठना चाहता हूँ, आप और मैं तो एक जैसे हैं। जिस पर संभाजी कहते हैं कि नहीं अकबर, हम एक जैसे नहीं, तुम्हारी पीढ़ी अपनों के साथ गद्दारी करके आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हमारा इतिहास देख लो, हमारी हर कहानी में सूरवीर ही नजर आएंगे, गद्दार नहीं। संभाजी की ये बात सुनकर अकबर राजमाता के द्वारा संभाजी को मरवाने वाला लेटर संभाजी को दिखाता है, जिसे देखकर संभाजी बहुत क्रोधित होते हैं और अकबर से वादा करते हैं कि हम आपकी सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप दक्कन की धरती पर रहेंगे हम आपकी औरंगजेब से रक्षा करेंगे। क्रोध में संभाजी अपने महल में आते हैं और आते ही बालाजी समेत सारे गद्दारों को हाथियों से कुचलवा देती हैं।
एंड फिर सीन राजमाता का होता है, जिनके भाई हम्बीर उनसे कहते हैं कि आप राजमाता होते हुए छत्रपति को मरवाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं। जिस पर राजमाता कहती हैं कि हम रामराजे को छत्रपति बनाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। एंड फिर सीन संभाजी और श्री सखी का होता है, जहां संभाजी श्री सखी से कहते हैं कि आज सोयराबाई का रामराजे के प्रति प्रेम देखकर समझ में आ गया कि माँ के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हमने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं है। एंड फिर सीन औरंगजेब का होता है, जो बुरहानपुर की दशा देखकर पागल हो जाता है और अपनी पगड़ी उतारते हुए अपने सैनिकों से कहता है कि मैं इसे दोबारा तभी पहनूंगा जब संभाजी की जान मेरे हाथों में होगी। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। जिसके बाद मुगल सेना खूनी खेल खेलते हुए बच्चे बूढ़े और जवानों सबको मौत के घाट उतारते हुए दक्कन को चारों तरफ से घेरने लगती है। जिसके बाद संभाजी अपने लोगों के साथ मीटिंग करके चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचने की योजना बनाते हैं। प्लान के तहत सबसे पहले संभाजी अपने लोगों के साथ कोंकण में मुगलों की सेना पर मौत की आंधी बनकर गिरते हैं एंड फिर सतारा में खेत के रास्ते उन्हें धूल चटाते हैं। इसी बीच राजमाता सोयराबाई का देहांत हो जाता है एंड फिर मराठा सेना जालना, कोल्हापुर और नासिक जगहों पर मुगलों को मौत के घाट उतार देती है। भारी संख्या में मुगल सैनिकों के मरने से औरंगजेब बौखला जाता है और उसे लगता है कि इसमें अकबर का हाथ है, इसलिए वो अकबर को मारने के लिए सैनिकों को भेजता है। लेकिन मराठा सेना उसे बचा लेती है। मुगल अकबर को मार नहीं पाता, लेकिन उन्हें संभाजी का ही एक खास आदमी मिल जाता है जो संभाजी को मरवाना चाहता था। उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। एंड फिर सीन संभाजी के दरबार का होता है, जहां अकबर आकर कहता है कि मेरी जान को खतरा है महाराज, इसलिए मैं दक्कन से बाहर जाना चाहता हूँ। आपके पास मेरे अलावा स्वराज्य की रक्षा करने का भी काम है, मुझे आज्ञा दीजिए। तभी मालोजी बाबा रोते हुए बताते हैं कि हम्बीर मामा मुगलों से लड़ते हुए मर गए। हम्बीर मामा की मौत से संभाजी बहुत दुखी होते हैं। तभी बहिर जी गुप्तचर बताते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों के राजा एक एक करके औरंगजेब से हाथ मिला रहे हैं, आप कुछ करिए महाराज। जिस पर संभाजी यशो जी से कहते हैं कि दक्कन के सभी प्रांत प्रमुखों की मीटिंग संगमेश्वर में करवाइए। दूसरी तरफ संभाजी के गद्दारों ने औरंगजेब को मीटिंग की खबर दे दी थी। एंड फिर सीन संगमेश्वर की मीटिंग का होता है, जहां संभाजी सभी प्रांत प्रमुखों को समझाते हैं कि मराठा केवल स्वराज्य और शिवाजी महाराज के लिए बना है, न कि शत्रुओं के सामने सर झुकाने के लिए। दूसरी तरफ सीन संभाजी के सैनिकों का होता है, जो देखते हैं कि मुगलों की भारी सेना संगमेश्वर की तरफ बढ़ रही है, जिसे देखकर एक सैनिक कहता है कि संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता तो अंबा घाट से होकर जाता है। जिसकी जानकारी इन मुगल सैनिकों को कैसे मिली। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि मुगलों की संगमेश्वर की मीटिंग का पता गौड़ो जी और कणो जी ने दिया है, जो सत्ता की लालच में संभाजी को मरवाना चाहते हैं। आगे मुगल 5000 सैनिकों के साथ संगमेश्वर पर हमला कर देते हैं, जहां केवल 150 मराठा ही थे। एंड फिर संभाजी को पता चल जाता है कि गौड़ो जी और कणो जी ने गद्दारी की है, इसलिए संभाजी और छंदोगामात्या मुगलों का सामना करने का फैसला करती हैं। मुगलों से लड़ाई में संभाजी अकेले हजारों सैनिकों को मार गिराते हैं, लेकिन अंत में मुगल संभाजी और छंदोगामात्या को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने पेश करते हैं, जहां औरंगजेब संभाजी को डराने के लिए पहले दिन उनके सारे नाखून उखाड़ लेता है, लेकिन संभाजी उफ तक नहीं करते। दूसरे दिन संभाजी के जख्मी शरीर पर नमक रगड़वाता है। उसी रात औरंगजेब संभाजी की दोनों आंखें भी निकलवा देता है, लेकिन संभाजी का हौसला कम नहीं होता। अगले दिन औरंगजेब संभाजी की जबान तक उखाड़ देता है, लेकिन स्वराज्य के लिए संभाजी का जोश थोड़ा भी कम नहीं होता। दूसरी तरफ श्री सखी अपने दिव्य दृष्टि से संभाजी का अंतिम समय नजदीक जानकर रोते हुए सोयराबाई के बेटे रामराजे को नया छत्रपति घोषित करते हुए राजगद्दी पर बैठा देती हैं। आगे औरंगजेब की बेटी जीनत कहती है कि संभाजी अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें अपनी जिंदगी का नौटंकी देखने के लिए छोड़ गया। तभी मुस्तफा नाम का गुप्तचर आकर औरंगजेब से बताता है कि मराठों का अगला छत्रपति अब भी जिंदा है,
जिसे सुनकर औरंगजेब पगला जाता है और मुस्तफ़ा की चाकू मारकर हत्या कर देता है और कहता है कि अगर मेरा एक औलाद संभाजी जैसा होता तो हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया पर मैं राज करता। मुझे जलन होती है उस शिवा से जिसके घर में ऐसा छावा पैदा हुआ। इसी के साथ औरंगजेब भी वहीं मर जाता है और ये छावा मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।